हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम नए 125 सवालों के साथ पुनः उपस्थित हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने नए सवाल हमने आज हल किए और कितने पुनरावृत्ति वाले प्रश्न रहे। और तैयारी की दृष्टिकोण से यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ऑप्शन दिया गया है, ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ग्रामम उभयतः मार्गो अस्तः, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गो अस्तः। अभी मैंने शब्द रूप और धातु रूप को कैसे याद किया जाए उस पर चर्चा किया था। आप देख रहे हैं कि ये ग्रामस्य, ग्रामम, यहाँ पर ग्रामम, ग्रामस्य, तो एक तरीके से ये उसी का एक पार्ट है शब्द रूप का। ठीक है, ग्राम शब्द का कैसे रूप चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, मतलब कि इसमें के आया हुआ है, तो किस विभक्ति के अंतर्गत के आता है। गांव के दोनों ओर, जहाँ पर दोनों लगता है वहाँ पर उभयतः होता है और इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी होगा। फिर आप संस्कृत का जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उभयतः, परितः, ठीक है, इस सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। एक तरीके से पूरे संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रामेण बाणेन हतः बाली, तो कौन सा पद है इसमें। ठीक, तो पद के बारे में पूछ रहा है और सूत्र के बारे में पूछ रहा है। तो रामेण बाणेन हतो बाली में जो प्रश्न है, इसमें जो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। तो इसका जो सही अर्थ है वो है बाणेन, क्योंकि ये साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। धातु रूप के बारे में मैंने चर्चा किया था, अब उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पठ धातु के वर्तमान काल। अब वर्तमान काल आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप उसको, लट लकार। लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल मध्यम पुरुष में पूछा जा रहा है और एक वचन रूप में। तो बहुत ही आसान, मतलब ये धातु के बारे में पूछा हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है बी। ठीक है, पठसी, पठथ, पठत। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि विसर्ग को ध्यान में रखना है और कहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा। हरे त्रात, हरव त्रात, हरिणा त्रात, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी है, हरिणा त्रात। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गोधूम, गोधूम चणकम में समास है। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद, द्विगु, एक शेष द्वंद, समाहार द्वंद। तो इसका जो सही जवाब है वो है इतरेतर द्वंद। ठीक, इतरेतर द्वंद क्या कहाँ पर होता है, वह द्वंद जिसमें और से भी सभी पद जुड़े हुए हों और पृथक अस्तित्व रखते हों। ठीक है, इसीलिए इतरेतर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन दिया गया है, मन योग, मन योग, मन आयोग, मनोयोग। तो इसका जो सही जवाब है वो ये होगा मन धन योग। क्या हो गया, मनोयोग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, बुद्धिचरित, रघुवंशम। ये है बुद्धिचरित। ये किसकी रचना है, अश्वघोष की है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, करुण के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक है। किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम। इसका सही जवाब है उत्तर रामचरितम। कौन है इसके, भवभूति। भवभूति को ही करुण रस के लिए जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है। जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना।
तो इसका जो सही जवाब है वो है छक्के छूटना, मतलब बुरी तरह पराजित होना। क्वेश्चन नंबर 10, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। इसका जो सही जवाब है वो है नष्ट कर देना, खाक में मिलाना। क्वेश्चन नंबर 11, अनंत का अर्थ है जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत न हो, होता हो, जिसका अंत होता हो। तो अनंत का जो अर्थ है वो है जिसका अंत न होता हो। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न होता हो। क्वेश्चन नंबर 12, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, क्या है? मेरा श्री आनंद कुमार जी नाम, मतलब वाक्य को ही तोड़कर ऑप्शन बना दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है श्री आनंद कुमार जी। कोई अपने नाम के अंदर ही जी इत्यादि नहीं लगाता है, ठीक है। आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, दूसरे के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भाई आकर चला गया, वाक्य प्रकार बताइए कौन सा प्रकार है? संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र। भाई आकर चला गया, आप देख रहे हैं दो क्रियाएं हो रही हैं, भाई आकर चला गया। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें वाक्य है। तो ये क्या है? सरल वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, ये क्या है? अनुग्रह नहीं होता है बल्कि अनुग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, क्या है? एक बार प्रैक्टिस सेट करवा रहा है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसका सही जवाब है सी ना। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है? ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। तो वर्तनी की दृष्टिकोण से इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, भास्कर। भास्कर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्प। तो अज्ञ का जो विलोम होता है विज्ञ होता है। सामिश का विलोमार्थक शब्द है आमिष, अनमिष, निरामिष, निर्मिष, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है निरामिष। क्वेश्चन नंबर 20, विवाद शब्द का विलोम होता है वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। तो विवाद का जो विलोम होगा वो क्या है? निर्विवाद। क्वेश्चन नंबर 21, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। इसका जो सही जवाब है वो है विरक्त। अनुरक्त मतलब किसी से जुड़ाव रखना और विरक्त मतलब अलग हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? हर्ष मतलब ऑप्शन दिया विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो इसका जो सही जवाब है वो है विषाद। हर्ष का विलोम क्या है? विषाद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्ष, अभिमान, अरुण, अर्थ। इसका जो सही जवाब है वो है अभिमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है? कर्ण का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन दिया है कार्य, कर्ण, कान, करण। सही जवाब है कान। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस, उलूक, आज। तो इसका जो सही जवाब है वो है रोशनदान। रोशनदान शब्द जो है ये दिया गया है विदेशी स्रोत से, जबकि आलस तद्भव शब्द है, उलूक तत्सम शब्द है और आज जो है ये भी तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो क्या है? अद्य हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो रोशनदान है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अक्षी, अश्रु। तो तद्भव शब्द क्या है इसमें? उजाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है?
सौदागर, समन, अलमारी, किताब। तो इसमें जो शब्द दिया गया है तुरंत आप पकड़ लीजिए कि अलमारी जो है क्या पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। ये क्या है जो कि नहीं मिल रहा है और बाकी सब मिल रहे हैं, ठीक। इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। तो तद्धित शब्द का जो उदाहरण नहीं है वो है सिलाई। बाकी जितने भी इसमें शब्द दिए गए हैं सब तद्धित शब्द के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर, तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी धातुओं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रश्न में उपसर्ग नहीं लगा है और बाकी में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाचक हो या संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो तुरंत आप बताएंगे कि द्विवचन समास है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तुरंत आप देखिए, हिमालय में नहीं है, उल्लास में, अहंकार में, दुष्कर में। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 31, दूधन कर होगा। बाकी इसमें दीर्घ है, इसमें व्यंजन है और नीचे वाले में सी में भी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 32, उद्धरण शब्द में संधि है। उद्धरण में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया यण, वृद्धि, अयादि, व्यंजन। तो व्यंजन संधि है, ठीक है। संधि पर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो संधि से संबंधित चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें, तो एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाइए और देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 33, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदधन आकार, ततधन आकार, तदाधनकार, तदाधन आकार। तो इसका जो इसमें शुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है तो क्या होगा? ततधन आकार, तदाकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही है, भेड़ों चर रही है। देख रहे हैं कि एक ही तरीके का वाक्य है, लेकिन बस इसमें क्रिया कहीं बदल गई है, कहीं पर संज्ञा बदल गई है, ठीक। तो इसमें सही बहुवचन रूप चुनना है। इसका जो सही जवाब है वो है ए। आपको वाक्य ठीक लग रहा होगा कि भेड़ें चर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन से शब्द है? वो है इच्छा। क्वेश्चन नंबर 36, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। इसका जो सही जवाब है वो है षष्ठी। आप देख रहे हैं का आया हुआ है यहाँ पर, तो षष्ठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? वो है गरीबी, ठीक है। गरीब क्या है? इस संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है वो गरीबी, जिसको कि अनुभूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 38, इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। रहती है, इधर उधर, वह घूमता। इसका सही जवाब है इधर उधर। अव्यय से संबंधित भी मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है। इसमें प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। इसका जो सही जवाब है वो है विस्मयवाचक। देख रहे हैं ओह लगा हुआ है, तो यहाँ पर तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसमें विस्मयवाचक वाक्य प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। इसका जो सही जवाब है वो है गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। सही जवाब है अव्यय। अविकारी शब्द मतलब अगर कोई संज्ञा आती है, लिंग का प्रयोग किया जाता है, वचन का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। ये जस का तस बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ को समझने के लिए मैंने बोला था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है
वो महाप्राण होता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि दूसरा और चौथा कौन सा वर्ण है। इसके लिए आपको क ख ग घ ये सब याद रहना चाहिए, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें देखिए पहला है और तीसरा है, इसमें भी पहला, तो ये सही है। ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। तो इसका जो सही जवाब है समरूप। ठीक। अच्छा, कई बार एग्जाम में जब आप जाते हैं तो ब्रैकेट इत्यादि में अगर कुछ लिखा रहता है तो लगभग वही ऑप्शन सही रहता है। एक मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि कई बार समझाने के क्रम में चीज़ों को ब्रैकेट में लिखना पड़ जाता है और अंत में वही ऑप्शन सही भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। इसका जो सही जवाब है वो है मानक भाषा, जिसको कि अंग्रेजी में बोला जाता है स्टैंडर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? उपभाषा और बोलियों को लेकर एक मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देखिए। अन्य जितने भी प्रश्न इससे संबंधित रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसका जो सही जवाब है वो है शौरसेनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। इसका सही जवाब है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 47, काफ़ी फेमस प्रश्न है, एग्जाम में लगा हमेशा आता रहता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत प्रतिगांठ तुर्जन ये दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार के बारे में इसमें पूछ दिया। ठीक, तो इसमें क्या है? असंगत अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 48, विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, कारण नहीं कार्य नहीं। ठीक है, तो विभावना अलंकार के अनेक लक्षण इसमें दिए गए 4, इसमें से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 49, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। इसका सही जवाब है पिंगलाचार्य, यानी कि पिंगल। क्वेश्चन नंबर 50, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? ठीक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो ऑप्शन दिया यति, गण, गति, तुक। तो इसका जो सही जवाब है वो है यति। और छंद पर भी काफ़ी अच्छा प्रयास करके मैंने वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? भोज, भामा, भरतमुनि, भवभूति। तो करुण को एकमात्र रस माना है भवभूति ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, 10 रूपकम के लेखक हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। 10 रूपक के रचयिता जो हैं, लेखक हैं, वो हैं धनंजय। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वामन, उद्भट, अभिनवगुप्त, दंडी। सही जवाब है वामन। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन दिया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। अच्छा, जो पाठ्यक्रम में है उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र तो नहीं है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में 1, 2, 3 सवाल आ जाते हैं इधर उधर से, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आए तो उसे हल कर लेना है। इसका जो सही जवाब है वो है प्लेटो। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु, मार्क्स। सही जवाब है क्रोचे। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन दिया भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। तो मैं तो इसलिए याद कर लेता हूँ, यहाँ पर मिश्र लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्राह्मण, तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया है मोहन नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर A.N. सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है मोहन नैमिषराय। क्वेश्चन नंबर 58, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका है? ये नया प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन दिया मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, प्रभा खेतान। इसका जो सही जवाब है वो है मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 59, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं? भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र,
लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। ये परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है, टीजीटी में या पीजीटी में आ चुका पहले, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 60, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, राणा सातकृत्यायन। सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार हमेशा आता रहता है ये। फ्रांसीसी इसका सही जवाब है। कई बार इसको फ्रेंच भी लिख देता है, ठीक है, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 62, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र अवस्थी, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब है राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 63, डायरी साहित्य संबंधी कमलेश्वर की कृति है? दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। इसका जो सही जवाब है वो है देश देशांतर। क्वेश्चन नंबर 64, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? पत्रों का बस संकलन इसमें पूछ रहा है, किस खंड में किया गया है? तो खंडों का नाम, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, रागबिला निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो आपको बताना है कि किस खंड में है ये। इसका जो सही जवाब है वो है तृतीय खंड। क्वेश्चन नंबर 65, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा। इसका जो सही जवाब है वो है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाम, भाषा की शक्ति। इसका जो सही जवाब है वो है भाषा की शक्ति। बाकी सारे जितने भी निबंध हैं वो अलग अलग निबंधकारों के हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार इसको इसमें लिख देता है कसौटी माना है, यहाँ पर लिखा है निकष, तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 68, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों एडिशन और स्टील से की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो किसको एडिशन और स्टील माना जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 69, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली? नई चाल में कब ढली? ऑप्शन दिया हुआ है 80, 57, 73, 60। सब 1800 में है। सही जवाब है 1873। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ऑप्शन दिया है रसप्रिया, रसा आकेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठ। इसका जो सही जवाब है वो है ए रसप्रिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। इसका जो सही जवाब है वो है छोटा जादूगर। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 72, पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या है या फिर लेखक कौन है? तो यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो इसका सही जवाब है यशपाल। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। सही जवाब है शेखर जोशी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु। इसका जो सही जवाब है वो है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 75 में है सवाल कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या आंचलिक? इसका जो सही जवाब है वो है राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 76, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? ऑप्शन दिया है सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, निर्मला। इसका जो सही जवाब है वो है निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से
किस उपन्यास की रचना की है? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, मुर्दासराय। सही जवाब होगा 1 इंच मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन दिया है शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। सही आंसर है शिवपूजन सहाय। बाण भट्ट की आत्मकथा है? एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोविज्ञान कथा, जीवन मूल्यों पर आधारित। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी है। क्वेश्चन नंबर 80, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? क्या है? प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज। इसका सही जवाब है कृषक जीवन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। सही जवाब है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है या फिर इसके एकांकीकार कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो सही जवाब है वो है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 83, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। इसका सही जवाब है शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 84, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश, भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 85, प्रेमचंद लिखित करबला की विधा है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो प्रेमचंद को मुख्य रूप से हम कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कथाकार हो जाएगा। कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि कथाकार में कौन कौन सी विधाएं शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें कहानी और उपन्यास दोनों हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ही अलग ढंग से सवाल पूछा गया कि करबला की विधा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है नाटक। ठीक, प्रेमचंद ने करबला नाम से नाटक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 86, अंजू दीदी किस रचयिता के नाट्य रचना है? भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अस। क्वेश्चन नंबर 87, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। तो इसमें गलत बताना कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गलत है और बाकी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 88, जैसी को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए? गोपाल गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है गोपाल गहमरी, गोपाल राम गहमरी। क्वेश्चन नंबर 89, अग्निलीप काव्य नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत भूषण अग्रवाल। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदन मिश्र। इसका सही जवाब है राम प्रसाद निरंजनी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना इसको माना है। कौन? शुक्ल जी ने। ये भी प्रश्न आ जाता है। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण। तो इसका सही जवाब है डी, राजा लक्ष्मण ने लिखा है शकुंतला नाटक। क्वेश्चन नंबर 92, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है? अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। इसका जो सही जवाब है वो है मछली घर। क्वेश्चन नंबर 93, अंधेरे में नामक कविता के रचनाकार हैं? तुरंत जानते हैं आप, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 94, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं तार सप्तक पढ़ा रहा था तो बताया था कि दूसरे तार सप्तक की भूमिका में इन्होंने यही कहा था कि हमें कौन कहा था? अज्ञेय ने। ठीक है, इनमें से दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो सप्तकों पर एक विस्तार से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है रघुवीर सहाय, और फार्मूला के माध्यम से भी बताने की कोशिश मैंने किया है। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वश्री दयाल सक्सेना, नेमीचंद जैन। ठीक,
तो दूसरा सप्तक में कौन शामिल है? इसका जो सही जवाब है वो है रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 96। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना उद्देश्य मानता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो पहला है ए ही है जो कि सही नहीं है और बाकी सब क्या है? सही है। ठीक। नागार्जुन का असली नाम क्या है? असली यहाँ पर लिखा है, कई बार पूछ देता है। वास्तविक नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, रामनाथ शर्मा। तो इसका सही जवाब है वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 98। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन दिया है। धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिराज कुमार माथुर लिख दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस पंक्ति के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कई बार लगता है कि ये पंक्ति धूमिल की है, लेकिन किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 100। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ऑप्शन दिया है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, लोकायतन। सही जवाब है पल्लव। कुल 40 पृष्ठों में तो इसकी भूमिका ही लिखी गई है। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो कही जाती है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और छायावाद की मैनिफेस्टो है ये। क्वेश्चन नंबर 101। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारे वाजपेयी। इसका जो सही जवाब है वो है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने एक मैगजीन थी उसमें सबसे पहले छायावाद के समर्थन में लेख लिखा था। कमेंट कर बताया कि वो मैगजीन का क्या नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। सही जवाब है छायावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला, अज्ञेय, महादेवी व बच्चन। इसका जो सही जवाब है वह है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 104। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? तो कलाधर नाम से जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? उर्वशी का रचयिता कौन है? वह है दिनकर। क्वेश्चन नंबर 106। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? मैं अपने कई लेक्चर्स में इस बात का जिक्र किया हूँ। सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से है? देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा गया है। अक्सर इस पंक्ति को पूछ देता है कि किसकी है, लेकिन यहाँ पर काव्य संग्रह के बारे में पूछ दिया है कि कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हुआ है सांदी गीत। क्वेश्चन नंबर 108। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधाकृष्ण दास। सही जवाब है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 109। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया है? ठीक है, तो मैथिली शरणगुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। तो इसका जो सही जवाब है वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। क्वेश्चन नंबर 110। त्रिशूल उपनाम से किसने लिखा है या फिर किसका उपनाम है? पंत, रामदास सिंह दिनकर, त्रिपाठी, स्नेही। तो ये क्या है? स्नेही। देखने से ही पता चल रहा है तुरंत ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 111। भारतेंदुकालीन पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य पर रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं,
जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो गलत बताना है, तो इसमें गलत कौन सा है? इसका जो गलत है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 12, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवाजी। ये रिपीटेड एक तरीके से है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, वृंद सत्सई कवि वृंद द्वारा लिखा गया है और इसकी विषय वस्तु क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है नीति के बारे में चर्चा की गई है, नीति काव्य है ये। क्वेश्चन नंबर 115, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। इसका सही जवाब है शेख तकी। पिछली बार जब हम प्रैक्टिस सेट हल करा रहे थे तो उसमें पूछा था कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया था? तो ये यही थे, ठीक है, शेख तकी ही थे। क्वेश्चन नंबर 116, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी, पद, बावनी, साखी। एक तरीके से ये नया प्रश्न है कि दोहा और चौपाई में लिखे पद रचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, उसको कहा जाता है रामायणी। रहीम किसके दरबार में कवि थे? इसका जो सही जवाब है इसमें दिया ऑप्शन पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो अकबर। बसो बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तुरंत बता दिया जाएगा, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 119, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो सिख साहित्य। क्वेश्चन नंबर 120, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? किसने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा? ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हालांकि पृथ्वीराज रासो को ये जाली ग्रंथ मानते हैं, फिर भी इन्होंने इसे प्रथम महाकाव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 121, रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद का रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 122, भरतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है जैन साहित्य परंपरा का है। क्वेश्चन नंबर 123, चंदन बाला रास के रचयिता है? जिन धर्मसूरी, ठीक, विजय सेनसूरी, जिनदत्त सूरी, आसगु। तो इसका जो सही जवाब है वो है आसगु कवि को चंदन बाला रास का रचयिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? इसका सही जवाब होगा नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल तो देखा जाए कहा था, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल और रीतिकाल में बांटा था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा था। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है? साहित्य के संदर्भ में किस मनीषी का कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। ये नगेंद्र है, थोड़ा सा मिट गया है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो इस तरीके से हमने कुल 125 सवालों को हल किया। उसमें देखा कि संस्कृत साहित्य से कुछ सवाल थे, कुछ संस्कृत व्याकरण से सवाल थे, कुछ हिंदी व्याकरण से थे, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित प्रश्न थे। तो कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड थे, कई प्रश्न इसमें नए थे। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस के लिहाज से यह सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए